हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में मॉड्यूल बी शुरू करने वाले हैं। मॉड्यूल बी का नाम है फंक्शंस ऑफ बैंक्स। इसमें हम लोग आज यूनिट 1 का पार्ट 1 करेंगे। नाम है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। क्या होते हैं? सेफ्टी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिटी, पर्पस, स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ये 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि लेंडिंग संबंधित हैं। लिक्विडिटी से मतलब यह है कि बैंक जो है वो शॉर्ट पीरियड के लेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो पैसा लेंड कर रहा है, मतलब जो पैसा आपको एज अ लोन दे रहा है, वो पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी उसको कभी भी आके विड्रॉ कर सकता है पब्लिक अपना पैसा, इसलिए शॉर्ट टर्म ही देता है वो। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि 20 साल का मतलब शॉर्ट टर्म। भाई 20 साल का मतलब शॉर्ट ही टर्म है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या बैंकिंग। ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि आप एक डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। फिर लिक्विडिटी के बाद नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि जो बोरोअर है वो पैसा, जो लोन वो ले रहा है, उस लोन को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लौटा पाने में सक्षम हो और किसी भी तरह की डिफॉल्ट ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है बैंक को। तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग है, यानी ये भी सेफ्टी जो है प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग माना जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि बैंक जो है अपने फंड को सिर्फ एक ही प्रकार के लोन या एडवांस में इन्वेस्ट ना कर दे, मतलब कि वो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में रखे। जैसे कुछ उसने रिटेल में दिया, कुछ एमएसएमई में दिया, कुछ एग्रीकल्चर में दिया। ठीक है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी रहनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। जो बैंक है उसके, बैंक जो लोन दे रहा है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो है ना उसका, इसलिए क्योंकि उसके एसेट्स होते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन का मेन एम जो है वो ये होता है कि जिससे कि रिस्क मिनिमाइज किया जा सके। भाई सपोज आपने सारा जो पैसा है वो एमएसएमई सेक्टर में दे दिया, फिर अचानक से कोविड आ गया, तो भाई एमएसएमई में आपने सारा दे रखा था, वो सब तो बंद हो गया एकदम से। तो आपको क्या करना है? कुछ आपको पर्सनल लोन, कुछ आपको एमएसएमई, कुछ आपको एग्रीकल्चर, कुछ आपको हाउसिंग लोन, इस तरह से बांटना है। ठीक है। पर्पस क्या है लोन का वो भी डिपेंड करता है। वो भी किस में आएगा? कार्डिनल प्रिंसिपल्स में काउंट होगा। पर्पस का मतलब है कि किसी भी स्पेकुलेटिव पर्पस या अनडिजायरेबल पर्पस के लिए लोन नहीं देना। मतलब ये नहीं सट्टा बाजारी में पैसा लगाने के लिए आपने लोन दे दिया। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है बैंक को जो कि स्टेबल हो और जिनमें हाई रिटर्न भी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा करते हुए ऐसे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, उस तरह से नहीं करना है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग माना जाता है कि उन्हें उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है जिससे स्टेबल और फेयर रिटर्न प्राप्त हो। मतलब स्टेबिलिटी भी बनी रहे पैसे की और साथ ही साथ फेयर रिटर्न, मतलब ठीक ठाक रिटर्न भी प्राप्त हो जाए। ये भी नहीं कि स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा देखी कि रिटर्न बिल्कुल मिल रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स की। तो फंड बेस्ड लिमिट्स मतलब क्या होता है? जहां हम पैसा पैसा इस्तेमाल करते हैं, किसी को देते हैं, उधार देते हैं, लोन देते हैं, जिससे कि वो हमें ब्याज देता है। नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स का मतलब होता है जैसे कि बैंक गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी, अंडर राइटिंग, क्रेडिट गारंटी, डेरिवेटिव, ये सब होते हैं नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स। इसमें भी बैंक इन्वॉल्व होता है, लेकिन इसमें बैंक की रेपुटेशन लगी होती है। बैंक को अगर लॉस होगा, मतलब गारंटी फुलफिल नहीं हो पाई, तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज बैंक इसमें कमीशन फीस लेता रहता है और इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स कहा जाता है। बैक गारंटी क्या है? बैक गारंटी का मतलब है कि ये होता है कि यदि कोई बोरोवर अपना लोन पे करने पाने में फेल हो जाता है, तो जो बैंक और फाइनेंशियल या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उस लॉस की जिम्मेदारी लेता है। सपोज किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया है और वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाए, तो उस केस में गारंटी किसकी? बैंक की। बैंक कहता है हम आपको रीपे कर देंगे। ठीक है। ये गारंटी जो होती है जनरली वो कई तरह की होती है। तो मतलब फाइनेंशियल गारंटी भी होती है, नॉन फाइनेंशियली मतलब परफॉर्मेंस गारंटी भी होती है, ये भी होता है। परफॉर्मेंस गारंटी मतलब मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से कि हम आपको इस क्वालिटी का सामान बना कर देंगे और नहीं दे पाए, तो उसको फुलफिल कौन करेगा? जो बैंक है मिस्टर ए का, वो फुलफिल करेगा। ये होती है परफॉर्मेंस गारंटी। बैंक गारंटी जो है बेसिकली उसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। कौन कौन? पहला होता है एप्लीकेंट, मतलब वो पार्टी जिसने बैंक गारंटी के लिए बैंक को रिक्वेस्ट किया है। दूसरा होता है बेनिफिशियरी, जिसको उस गारंटी का लाभ मिलेगा इन केस ऑफ लॉसेस। और तीसरा होता है बैंक, जो कि गारंटी लेता है। ठीक है। जो पार्टी जो एप्लीकेंट के बिहाफ पे गारंटी लेता है बेनिफिशियरी को पे आउट करने का। इसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बायर को इस बात की गारंटी देता है कि जो सेलर है, सॉरी, जो बायर की तरफ से इस बात की गारंटी देता है कि सेलर को हम पैसे दे देंगे। ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इस तरह से होता है कि सेलर ने सामान बेच दिया और गारंटी अब बायर पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू बैंक ले रहा है, ये मतलब होता है। यदि बायर पेमेंट नहीं करता है सामान लेने के बाद, तो जो बैंक है वो रिमेनिंग अमाउंट, मतलब मान लीजिए बायर ने 100 रुपये का सामान लिया और 50 रुपये दिए, 50 नहीं दिए, तो बचे हुए 50 बैंक देगा। और मान लीजिए पूरे के पूरे 100 रुपये बायर जो है वो खा गया, नहीं दिए उसने पैसे, तो पूरे 100 रुपये कौन देगा? लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से बैंक देगा। ठीक है। तो ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट गारंटी। अंडर राइटिंग क्रेडिट गारंटी का मतलब होता है कुछ बैंक्स होते हैं जो कि अंडर राइटिंग क्रेडिट गारंटी का बिजनेस करते हैं। हालांकि जब से ये आईपीओ वगैरह सिस्टम चल गया है, तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब यूटिलाइज नहीं होती, इनका डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा होता था। उसमें क्या होता था कि जो बैंक था वो ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक का होता है कि वो फंड प्रोवाइड करेगा यदि जो बोरोअर है वो पैसा रेज नहीं कर पाया तो। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी एबीसी है, उसको पैसा रेज करना है, अगर वो रेज नहीं कर पाया तो अंडर राइटिंग का काम किसका है? बैंक का है। बैंक उसको फंड प्रोवाइड करेगा। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का क्या मतलब है? डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब कि बैंक्स जो हैं वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स दिन पर दिन अपने क्लाइंट्स की तरफ से ऑफर करते हैं, जिससे कि करेंसीज और इंटरेस्ट रेट्स को रोका है। डेरिवेटिव क्या मतलब होता है? किसी जिसकी वैल्यू किसी अन्य से डिराइव हो। ठीक है, कोई कमोडिटी वगैरह है, या गोल्ड है, या सिल्वर है, या कोई आपका मेटल है, वो सब किस में आते हैं? या ऑयल है, ये सब डेरिवेटिव में आएंगे। इससे वैल्यू डिराइव होगी और उस डिराइव्ड वैल्यू के बेस पे बैंक उसको पैसा देगा। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो और ये हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट से ही डिराइव होती है, पक्का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ बोरोवर्स में कौन कौन आते हैं? इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ कंपनीज, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, ये सब आते हैं किसमें? टाइप ऑफ बोरोवर्स में। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है? इंडिविजुअल्स का मतलब ये कि बैंक जो है सभी एलिजिबल इंडिविजुअल्स को, जो कि साउंड माइंड के हैं, मतलब कि जो कि जिनका दिमाग ठीक है और जो माइनर नहीं है, ऐसे लोगों को लोन दे सकते हैं। माइनर इंडिविजुअल जो होता है वो किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, और किसी कॉन्ट्रैक्ट को करता भी तो उसे वॉइड यानी नल माना जाता है। एक एक्सेप्शन ये होता है कि अगर कोई नेसेसिटी चीज़ें माइनर को प्रोवाइड करनी है, उसके नाम पे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, तो उस बिहाफ पर जो माइनर के गार्डियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो लोन ले सकते हैं। वो किसके अंतर्गत? सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68 कहता है कि अगर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर लोन लेना जरूरी है तो वो लिया जा सकता है, बट बेसिकली वो नेसेसिटी के आउट ऑफ नेसेसिटी और प्रॉपर्टी के नाम पर है। मान लीजिए किसी माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका गार्डियन है, उसका पेरेंट जो है वो लोन ले लेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट माइनर। नॉट ऑफ साउंड माइंड का मतलब है जो भी ऐसा व्यक्ति जिसका माइंड साउंड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, एज पर व्हाट? एज पर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मैरिड वुमेन के लिए कहा गया कि मैरिड वुमेन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको लॉ डिबार नहीं करता है। पर्दा नशीन वुमेन जो होती हैं वो भी एडवांस है, लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं, उनको लोन सैंक्शन हो सकता है, और उनके पास भी कैपेसिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ माइनर को अलग करना है, वो भी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उसको। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है? प्रोप्राइटरशिप फर्म में कहा गया है कि जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और वो पर्सनली भी लायबल होता है, एज ए कंपनी भी लायबल होता है, समझ लीजिए। ठीक है, और अगर क्रेडिटर्स के पास कोई रिकोर्स नहीं बचा है तो जो भी एसेट्स उस प्रोप्राइटर के इंडिविजुअल नाम पर हैं वो भी बेचे जा सकते हैं। ठीक है, ये रिकोर्स के लिए कहा गया, भले ही वो उसके प्राइवेट एसेट्स हों तो भी। पार्टनरशिप फर्म में क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करते हैं। जब भी कोई लोन प्रपोजल पार्टनरशिप फर्म का अगर आपको प्रोसेस करना होता है तो उसमें क्या चीज़ें कंपलसरी है? पहली बात, जो फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो पार्टनरशिप डीड है उसको स्क्रूटनाइज करना होता है बिफोर गिविंग द लोन, और जो बैंक आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ चार्जेस में क्या होता है? रजिस्टर ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि बैंक का वो चढ़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी, जो डीड है वो चढ़ी होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, मतलब जो कंपनी है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरओसी के पास। उसके बाद एसेंशियल कुछ पॉइंट्स हैं पार्टनरशिप फर्म समेत कि दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर कभी भी आपस में पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती। हमारी कंपनी एबीसी है और एक्सवाईजी है, ये नहीं कि दोनों ने मिलकर एक थर्ड कंपनी ईडब्ल्यूएफ बना ली, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि ये संभव है कि दोनों के पार्टनर्स मिलकर अलग कंपनी वाले, मतलब कंपनी एबीसी में मान ली 10 पार्टनर थे, कंपनी एक्सवाईजी में 10 पार्टनर, दोनों ने मिलकर इन 20 लोगों ने मिलकर एक नई फर्म बना ली, वो संभव है। बट कंपनी एबीसी और कंपनी एक्सवाईजी ये मिलकर एक नई फर्म नहीं बना सकते, ये कहा गया है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम क्या है? 50 लोग तक हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेन, ये कहा गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए कहा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये कहता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कोई भी वो पार्टनरशिप फर्म कभी सूट नहीं फाइल कर सकती अगेंस्ट द वेंडर या अगेंस्ट देयर ओन पार्टनर्स। मगर मान लीजिए उनका कहीं पैसा फंस गया, कोई नुकसान हो गया, तो वो अपने वेंडर्स के खिलाफ कभी भी सूट नहीं फाइल कर सकती। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और कई पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट हो गया तो भी वो एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बट वैसे आपको सिर्फ काम करना है तो कंपलसरी नहीं है। बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के लिए कहा गया है, पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब सेक्शन 19 में कहा गया कि पार्टनर जो है वो अपना जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो फर्म से ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि एक्सप्रेसली या ज्वाइंटली ना दिया जाए। मतलब फर्म का अगर कोई इमूवेबल एसेट है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, तो कोई अकेला पार्टनर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, या तो उसको ऑथराइज किया जाए तो वो कर सकता है, या फिर ज्वाइंटली वो लोग चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि मॉर्गेज वगैरह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी फर्म की इंसॉल्वेंसी का कोई नोटिस आता है तो उसके बाद उनका पेमेंट
इमीडिएटली रोक दिया जाएगा, उस अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। यदि मान लीजिए इंसॉल्वेंसी किसी एक पार्टनर की, मतलब इंसॉल्वेंसी किसी एक पार्टनर की होती है, तो जो फर्म अकाउंट है अगर वो क्रेडिट में है तो वैसे चलता रहेगा, लेकिन अगर डेबिट में है तो उस अकाउंट को रोक दिया जाएगा। ठीक है, किसी हमारे 10 पार्टनर, 10 में से कोई एक इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, तो अगर फर्म का अकाउंट क्रेडिट में है तब तो उसमें चलता रहेगा काम, लेकिन अगर डेबिट में है तो फिर उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ होती है तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, ये बताया गया आगे। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।